हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे लास्ट की 3 यूनिट्स ऑफ क्लास 6। बुक नेम इज़ पूर्वी। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 नेम इज़ नर्चरिंग नेचर। इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है नीम बाबा। इसमें नीम जो हमारा पेड़ है उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं, जैसे मेडिसिन में यूज़ होता है। ठीक है, व्हाट अ बर्ड थॉट, ये है एक पोएम जिसमें कि एक जो बर्ड है वो क्या सोचता है, ठीक है, उस बारे में है। स्पाइसेस दैट हील अस, स्पाइसेस जो हमारी किचन में स्पाइसेस मिलते हैं जैसे मेथी दाना, ठीक है, तो इस तरीके के स्पाइसेस जैसे अदरक जिंजर जिसको बोलते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे हमें हेल्प करते हैं, कैसे हील करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नीम बाबा। नीम बाबा क्या है, एक तरीके से ये प्ले है। ठीक है, आपको ये प्ले के रूप में दिया गया है। इसमें क्या क्या है, 2 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ अंबर और दूसरा है नील बाबा। अंबर के गार्डन की बात है, या अंबर एक लड़का है, ठीक है, उसके गार्डन की बात है जहाँ पे एक नीम का पेड़ है। तो ये क्या करता है, ये नीम से क्वेश्चंस पूछता है अंबर। अंबर एंड नीम बाबा। अंबर ग्रीट्स नीम बाबा एंड एक्सप्रेसेस क्यूरियोसिटी अबाउट द नीम ट्री। नीम ट्री के बारे में जानना चाहता है और उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो उससे क्वेश्चंस पूछता है। तो नीम बाबा क्या एक्सप्लेन करते हैं अबाउट उसकी हिस्ट्री, बर्थ कि कहाँ वो मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो क्या एक्सप्लेन करते हैं नीम बाबा, एक्सप्लेन्स इट्स लॉन्ग हिस्ट्री इंक्लूडिंग हाउ इट वाज बोर्न इन नॉर्थ इंडिया। तो बोर्न कहाँ से, नॉर्थ इंडिया से, म्यांमार में। ठीक है, एंड लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये वाले आप याद रखेंगे कि बोर्न कहाँ से है, नॉर्थ इंडिया में, म्यांमार से। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द नीम, मतलब नीम का जो नाम है उसका मतलब क्या है और वो कैसे पड़ा। ठीक है, उसके बारे में बताता है। क्या है, नीम बाबा शेयर्स दैट इट्स नेम हैज़ ओरिजिन्स इन संस्कृत विद नेम्स लाइक अर्शिता, निम्बा, निम्बाका। तो इस तरीके के नाम से जाना जाता है संस्कृत में। द नेम नीम वाज गिवन बाय इरानियंस। ठीक है, ईरान के लोगों को बोल रहे हैं ईरानियंस। तो ईरानियंस ने दिया था इसको नाम क्या, नीम, लेकिन संस्कृत में क्या है, निम्बा, निम्बाका। तो आप ये जो ईरानी वाला है ये याद रखेंगे, ये नीम कहाँ से पड़ा। ठीक है, ईरान के लोगों ने नाम दिया। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस बताए गए हैं नीम के, जैसे कि नीम लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट मीजल्स। ठीक है, मीजल्स क्या होता है, एक तरीके से जैसे फीवर के साथ जो वो पिंपल्स आ जाते हैं, रेड रेड स्पॉट्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, तो उसको बोलते हैं मीजल्स। ठीक है, एज दे प्रोवाइड कंफर्ट एंड प्रिवेंट जम्स फ्रॉम ग्रोइंग। तो क्या होता है कि जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर किसी को जैसे पिंपल्स ज़्यादा होते हैं तो उसको नीम के पानी में नहाना चाहिए, तो ये उसी तरीके की बात है। नेक्स्ट है अंबर रिकॉल्स हाउ नीम हेल्प्ड हर। तो अंबर ने क्या सीखा कि नीम हेल्प्ड हर व्हेन ही हैड अ कफ एंड व्हेन हर फादर हैड ईचिंग इन हिज आईज शोइंग नीम्स वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। तो ये इसमें एक मतलब पार्ट आता है, उसमें बताया गया है कि अंबर बोलता है कि जैसे उसको खांसी हुई थी और उसके पापा को जैसे पिंपल्स हो गए थे या आइज़ में ईचिंग हो रही थी, तो उसमें कैसे हेल्प की थी नीम ने। नीम्स यूजेस फॉर फार्मर्स, आगे बताया गया कि फार्मर्स के लिए पता क्या है, 6th क्लास के मोस्टली जितने भी लेसन्स हैं उनमें क्या है, उनमें मतलब जो हमारी रूटीनरी चीज़ें जो हमें नॉर्मली पता होती हैं वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ताकि बच्चे आसपास के जो हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास के जो प्लांट्स हैं उनसे अवेयर हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा है नहीं है कुछ पढ़ने को, बस थोड़ा सा आप एक बार ये वाला जो मैं आपको करवा रही हूँ 5 यूनिट का थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो ये भी मोर देन इनफ है। और जहाँ तक मैंने देखा प्रीवियस ईयर में जो 6th क्लास है उसके क्वेश्चंस बहुत ही कम है, क्लास 7 से एक्चुअल में स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस आना। ठीक है, तो नीम पाउडर का कैसे यूज़ करते हैं फार्मर्स जो हैं अपनी क्रॉप्स में स्प्रे करते हैं, स्टॉपिंग लॉकटस एंड ईटिंग प्लांट्स एंड प्रिवेंटिंग मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो क्या होता है कि गंदा पानी की वजह से जो मॉस्किटोज हो जाते हैं तो अपनी वो फसल में स्प्रे करते हैं नीम वाटर को, जिससे कि वो नहीं होते। ऑल्सो प्रिवेंट्स टर्मिट्स फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द, मतलब टर्मिट्स क्या होते हैं, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, किसी भी तरीके का कीड़ा। ठीक है, तो इसके लिए नीम बहुत यूज़फुल है। अदर यूजेस ऑफ नीम बताए गए हैं। नीम सीड पाउडर किस लिए यूज़ होता है, प्रोटेक्ट स्टोरेज फ्रॉम ग्रेन। जैसे जब हम दानों को स्टोर करते हैं, दाने मतलब जैसे कि गेहूं हम पूरे साल के लिए स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ऐसे ही चावल है, तो उनके जो नीम का सीड पाउडर है तो उनको जम्स फ्री रखने के लिए, या जैसे जो भी कीड़े मकोड़े लग जाते, मतलब कीड़े लग जाते हैं गेहूं में, तो उनको बचाने के लिए भी यूज़ होता है नीम सीड पाउडर।
नीम ऑयल इज़ कॉमनली यूज इन सोप्स। सो जो सोप, टूथपेस्ट, मतलब घर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि सोप हो गया, टूथपेस्ट होगी, फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम। आजकल तो कंघी भी आने लगी, आपको पता होगा कि कंघी होती है नीम की, जिससे कि जैसे सिर में जिसके फुंसियाँ हो जाती हैं तो उन चीज़ों से बचाता है। ठीक है, तो होममेड चीज़ें भी आने लगी हैं नीम की, जो हाउस होल्ड में यूज़ होती हैं। आगे क्या है, नीम जो है प्योरीफाई करता है एयर को, तो एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। आगे ये कुछ जो वो कैब दी गई है आपको 4 जो इसमें यूज़ की गई है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया पर आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट अ बर्ड थॉट। ये है एक पोयम, एक पक्षी क्या सोचता है। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। तो इसमें पोएम में मैं बताती हूँ क्या है कि एक पूरा साइकिल बताया गया है कि बर्ड की ग्रोथ कैसे होती है। पहले यहाँ से स्टार्ट होता है एग के अंदर, जैसे फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर आगे उससे बड़ा, फिर आगे फ्लाई करने लगता है। तो स्टेजेस बताई गई हैं बर्ड की ग्रोथ की। तो क्या कह रहा है बर्ड, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और यहाँ पे बहुत अच्छे से रहता था। यहाँ पे क्या है, एक घर के अंदर, एक ये उस टाइम की बात है जब वो अंदर होता है, वोम के अंदर होता है। ठीक है, आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड। तो उस टाइम में क्या सोचता था कि जो संसार है वो बहुत ही छोटा है और राउंड राउंड है। राउंड राउंड इन द सेंस एग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ पेल ब्लू शेल, एक छोटी सी शेल यानी कि एग। ठीक है, एग की बात हो रही है कि जब वो अंडे के अंदर होता है तो उसको क्या लगता है कि संसार गोल गोल है और बहुत छोटा सा है। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। और फिर क्या, मैं एक नेस्ट के अंदर रहता हूँ। नोर नीडिड एनी अदर, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे पहले शेल में कुछ नहीं चाहिए था, अब नेस्ट में कुछ नहीं चाहिए। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रो। तो अब मैंने क्या क्या जाना कि जो ये संसार है ये स्ट्रो, स्ट्रो यानी कि डंडियों से बना हुआ है। नेस्ट डंडियों से ही बना होता है ना। ठीक है, तो इसीलिए। एंड नेस्टेड बाय माई मदर, जो कि मेरी मदर ने बनाया है। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। तो एक दिन मैं अपने नेस्ट से उड़ा, टू सी वट आई कुड फाइंड, वो देखने के लिए कि मैं क्या खोज सकता हूँ। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ लीव्स। तो मुझे क्या पता चला कि जो संसार है वो पत्तियों से बना है। पत्तियों से बना यानी कि अभी उसने बाहर उड़ान नहीं भरी, वो ट्री के अंदर ही है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। तो क्या हुआ कि मुझे पत्तियों में कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब मेरे आगे क्या पत्तियाँ ही पत्तियाँ थी। एंड लेंथ एट लेंथ आई फ्लू बायोंड द ट्री। और फिर क्या हुआ, मैंने ऐसे ही चलते चलते मैं थोड़ा सा ट्री से बाहर गया। क्वाइट फिट फॉर ग्रो अप लेबर्स। और मैंने ग्रो अप मतलब लेबर्स होता है यहाँ पे मेहनत करना। ठीक है, मैंने मेहनत की उड़ान भरने के लिए। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड एंड नाइदर डू माई नेबर्स। तो मुझे नहीं पता था कि ये संसार कैसे बना होता है, और ना ही मेरे नेबर्स यानी कि जो मेरे भाई बहन थे, मेरे पड़ोसी थे, उनको भी नहीं पता था, यानी कि दूसरे जो पक्षी होते हैं उनको भी नहीं पता था कि संसार कैसा होता है। इसका मैं बता दूं आपको, इसके पोएट का नाम मेंशन नहीं है, तो नीचे एनोनिमस था, इसलिए आपको इसमें पोएट का नेम नहीं करना। आगे जिसके भी पोएट का नेम आएगा तो मैं आपको करवा दूंगी। सी पार्ट है स्पाइसेस दैट हील यू। स्पाइसेस होते हैं हमारे मसाले। ठीक है, तो इनमें क्या क्या, किस किस मसाले में क्या क्या क्वालिटी होती है वो बताई गई है कि किस चीज़ में काम आता है। सबसे पहला है टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। हल्दी किस लिए होती है, एनर्जी को इम्प्रूव करती है। एड्स डाइजेशन, जो हमारी डाइजेशन है उसको अच्छा करती है। एंड रिड्यूस बॉडी पेन। बॉडी पेन में आपको पता होगा जब चोट लग जाती है तो पहले क्या करते थे कि ऐसा मतलब दूध में हल्दी डाल के देते थे ताकि बॉडी पेन में अच्छा हो और इन्फेक्शन भी ना हो। ठीक है, तो इसीलिए यूज़ की जाती थी, और चोट के ऊपर भी बाकायदा हल्दी का पेस्ट लगाया जाता था। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम पे जाती जा रही हैं। तो अपने बच्चों को रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को ये सिखाएं, ये चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक होता है मेथी। मेथी दाना, ये किस लिए हेल्प करता है, कंट्रोल शुगर लेवल एंड वेट। वेट को कंट्रोल करता है और शुगर लेवल को। ड्रिंकिंग वाटर सोक्ड विद फेनुग्रीक सीड्स इज़ बेनिफिशियल। तो किसी को वेट कम करना है या शुगर लेवल किसी का बढ़ा हुआ है तो कम करना है, उसके लिए मेथी दाना बहुत ही अच्छा है। और इसको क्या करना होता है, वैसे बहुत इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना होता है कि रात को भिगो के रख दो थोड़ा सा मेथी दाना, और सुबह उसको चबा के खा जाओ और वो पानी भी पी जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड होता है जीरा। जीरा क्या होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और स्लीपलेसनेस मतलब किसी बंदे को नींद नहीं आती अच्छी तो उसको देना चाहिए, ये उसके लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है असफ्टिगा असफ्टिडा।
असफटीडा, इतना मुश्किल सा नेम है, तो हींग है ये, ठीक है। असफटीडा ऐसे याद रह जाएगा, कुछ मुश्किल सा नाम था तो हींग, ठीक है। हींग किस लिए दी होती है, जैसे आपको ध्यान हो कोई हैवी खाने जब हम बनाते हैं, जैसे पूरी बनाते हैं, उसमें हींग डलती है ना, तो ये किस चीज़ से रिलीफ करती है कि हमें जो हैवी खाना है वो जल्दी से पच जाए, है ना। मतलब सॉरी, उसमें नहीं, वो होती है अजवाइन होती है वो, ठीक है। हींग डालते हैं, जैसे चने वगैरह बनाते हैं उसमें डलते हैं हींग, ठीक है, अलग से टेस्ट के लिए। स्पेशली हींग और अजवाइन किस लिए होती है, इनसे डाइजेशन अच्छी होती है, गैस नहीं बनती, ठीक है, और कफ और कोल्ड में भी ये हेल्पफुल है क्योंकि हींग जो होती है वो गर्म होती है। नेक्स्ट आता है सिनेमन। सिनेमन तो होता है दालचीनी, एंड क्लोव होती है लौंग। तो ये दोनों किस लिए, लौंग आपने सुना होगा जब आपकी जो टीथ में पेन होती है, जाड़ में दर्द होता है, तो उसके लिए आपको बोला जाता है कि आप एक लौंग रख लो अपनी जाड़ के अंदर, तो वो ठीक हो जाएगा, और उसका जो रस आता है वो मतलब जो पेन होता है उसको ठीक कर देता है। तो टूथ रिलीफ अनटिल वन कैन विजिट अ डेंटिस्ट, जब तक कोई डेंटिस्ट के पास जाए उससे पहले जो रिलीफ चाहिए होता है ये उसमें काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिंजर, ब्लैक पेपर। जिंजर किस लिए काम आता है, जिंजर का आपको पता ही होगा, चाय में डाल के पीते हैं तो कफ कोल्ड बॉडी पेन में। इट हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 400 ईयर्स। इंडियन घरों में तो ये कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है, कोई अजीब बात नहीं है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर होता है काली मिर्च। काली मिर्च डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, दही में डाल के खाते हैं, ठीक है, तो डाइजेशन के लिए। एंड रिड्यूस बॉडी पेन को भी कम करती है। नेक्स्ट आता है फनल सीड। फनल सीड्स होते हैं सौंफ जिसको बोलते हैं। सौंफ भी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, जैसे खाना खाने के बाद रेकमेंड की जाती है कि थोड़ी सी सौंफ चबा चबा के अच्छे से खानी चाहिए, जिससे डाइजेशन अच्छी होती है। ये स्पेशली आफ्टर मील्स, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है कार्डेमम। कार्डेमम होता है इलायची। इलायची भी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। ये स्पेशली बोला जाता है जिसको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है ना, मतलब सांस जिसकी जो मुंह से गंदी स्मेल आती है, तो उसको बोला जाता है कि 1-2 दिन में इलायची खाओ, जिससे क्या होता है रेस्पिरेटरी इश्यूज जो भी हैं वो ठीक होते हैं, फ्रेश ब्रीथ आती है, ठीक है, और डाइजेशन भी अच्छी होती है। तो ये वाले सब बेनिफिट्स बताए गए हैं इलायची के। नेक्स्ट आता है, इसमें क्या बताया है कि ये सब चीज़ें जो है ग्रैंड मदर्स शेयर करती हैं अपने बच्चों से। ये जो रेमेडीज़ हैं ये ग्रैंड मदर्स आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं ये चीज़ें, और ये अच्छी हैं, इसलिए ये इस बुक में दी गई है। इसका रेलिवेंस क्या है यहाँ पे कि हमें अपने बच्चों से शेयर करनी चाहिए ये चीज़ें, ताकि वो भी सीखें। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्पाइसेस बियॉन्ड कुकिंग। कुकिंग के अलावा हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं टर्मरिक के, जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, ये इनके मैंने आपको ऊपर बता दिए। दूसरा है ये तुलसी। देखो तुलसी क्या है, होली बेसिल, बेसिल लीव्स भी बोलते हैं इसको। क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है तुलसी को, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग ग्लूकोज लेवल, अगर हो गया मतलब ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो उसको ठीक करता है। हेल्पिंग विद डाइजेशन को अच्छा करता है, एंड इम्प्रूव रेस्पिरेटरी हेल्थ। तुलसी इज़ ऑल्सो यूज इन हर्बल माउथ वॉश। हर्बल माउथ वॉश या तुलसी आपको पता होगा कि टूथपेस्ट में भी यूज़ होती है, जो कोलगेट की ऐड आती थी उसमें शो किया होता है ऊपर तुलसी के पत्ते, ठीक है। दादीज एडवाइस टू विक्रम एंड वैभव। इसमें पता क्या था, ये जो ये ना प्ले के रूप में दिखाए गए हैं हमें कि जो दादी है विक्रम और वैभव हैं, ये दोनों क्वेश्चंस पूछते हैं दादी से और दादी बताती है, ठीक है, तो इस तरीके से बताए गए हैं। दादी एनकरेज हर ग्रैंड चिल्ड्रन टू रिमेंबर दीज नेचुरल क्योर्स, शेयर दैम विद देयर फ्रेंड्स। क्या कहती हैं दादी कि उनको भी शेयर करें। इसके इनके नाम क्या हैं पोतों के, विक्रम एंड वैभव। शी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसल्टिंग एल्डर्स बिफोर यूजिंग दीज नेचुरल रेमेडीज़। क्या कि ये सब रेमेडीज़ यूज़ करने से पहले अपने बड़ों से कंसल्ट कर लें, ऐसे ही खुद यूज़ ना करना शुरू कर दें। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 4, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। इसमें क्या बताया गया है, फर्स्ट है चेंज ऑफ हार्ट। ये एक स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी नहीं सॉरी प्ले आप बोल सकते हो। ये एक प्ले है जिसमें क्या है, 2 लड़के होते हैं वो गेम खेलते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है द विनर, ये है हमारी पोएम, और उससे आगे है योगा अ वे ऑफ लाइफ, योगा के बारे में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। अ चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट में क्या है, प्रभात एक लड़का है जो क्या है, जिसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग के लिए उसका एटीट्यूड क्या है कि वो कभी हार नहीं सकता, उसको जीतना ही जीतना है हर हाल में, ठीक है, तो उसका ये है। दूसरा बच्चा है सूर्या। सूर्य आता है नया नया स्कूल में, कहाँ पे,
प्रभात के स्कूल में आता है नया स्टूडेंट्स ज्वाइन द स्कूल, सूर्या इज एक्सीलेंट एट बैडमिंटन एंड द कोच अरेंज अ फ्रेंडली मैच बिटवीन प्रभात एंड सूर्या ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। तो फ्राइडे को जो कोच है वो दोनों को क्या करवाता है, एक मैच करवाता है उन दोनों के बीच में बैडमिंटन का। उसमें क्या होता है, द मैच ड्यूरिंग द बैडमिंटन मैच प्रभात रियलाइजेज दैट सूर्या इज़ विनिंग ईजली। तो प्रभात ने क्या नोटिस किया कि जो सूर्या है वो जल्दी से जीत रहा है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जो प्रभात है उसको मतलब हारने से डर लगता है, आप ये समझो, ठीक है। लेकिन सूर्या जो है वो खेल कूद में अच्छा है, वो विनिंग के ऊपर फोकस नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, प्रभात जो है चीटिंग कर जाता है इस खेल में। चीटिंग करने के बाद फिर भी वो खुश नहीं होता और प्रभात जो है वो हार जाता है, ठीक है। तो वो कहता है जी हारने के मतलब जीत जाने के बाद जो प्रभात है वो जीत जाता है, सूर्य हार जाता है क्योंकि प्रभात जो है चीटिंग करता है, ठीक है। तो सूर्य कहता है कि सूर्य अपना फिर भी हारने के बाद भी उसको कोई दुख नहीं होता, बट जो प्रभात है ना उसको क्या होता है, वो कहता है सूर्य से कि तुम हार गए हो फिर भी तुम ऐसे खुश हो और तो मतलब मज़े में हो, तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा। तो प्रभात तो सूर्य उसको क्या कहता है कि जो गेम्स हैं वो खेलने के लिए होते हैं, हार जीत के लिए नहीं। मतलब हमें हार जीत के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें एक एडवेंचरस एक्टिविटी करने को मिली है, हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये लेसन मिलता है किसको, प्रभात को। तो प्रभात को एंड में रियलाइज़ होता है, दिस मेक्स प्रभात रियलाइज दैट सूर्या प्लेज फॉर फन, डजंट वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग। विनिंग और लूजिंग के लिए नहीं। तो थीम क्या था इसका कि स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए। स्पोर्ट्स स्पिरिट क्या होती है, बिना हारे जीते खेल के ऊपर फोकस करना, पर्सनल ग्रोथ होती है, फेयर प्ले हमें करना चाहिए, मतलब चीटिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आती है पोएम द विनर। द विनर के राइटर जो पोएट हैं वो एंड में दिया गया है इसके। इसमें क्या है, इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। क्या होता है, इवनिंग के टाइम पे हम खेलते हैं बॉल हमारे नेबर के फील्ड्स हैं उससे थोड़ा सा आगे। वी रन सो फास्ट, और हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, इवन मैं अपनी जो सांसें हैं मतलब उसको ठहरा नहीं पाता, मतलब वो इतना तेज़ भागते हैं हम कि वो भी मतलब बहुत हैवी हो जाती है ब्रीथ भी, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब जो आसमान नीला आसमान वो डार्क होने लगता है मतलब शाम होने लगती है। कोल्ड ग्रास एचेस आर फीट, जो ठंडा जो घास है वो हमारे पैरों पर दर्द करने लगता है या हमें चुभने लगता है। ट्रीज क्रीप क्लोज, जो ट्रीज़ हैं वो मतलब झुकने से लग जाते हैं। गेम्स ओवर, और जहाँ पे जब जो गेम है वो ओवर हो जाती है और जो रात है वो जीत जाती है। नाइट विंस, तो नाइट जो है तो इससे हमारा गेम ख़त्म हो जाता है और जीतता कौन है, नाइट, ठीक है। इसके जो पोएट हैं वो कौन है, जॉर्जिया हर्ड। जॉर्जिया हर्ड, इसको ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट आता है योगा अ वे ऑफ लाइफ। इसमें योगा के बारे में बताया गया है। आपको ये तो पता है योगा की, योगा फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें क्या पुराने टाइम से किया जाता है। इंडिया में ही सबसे पहले प्रचलन में आया था। जो योगा वर्ड है वो कहाँ से आया है, संस्कृत रूट वर्ड युज, युज मीनिंग टू ज्वाइन, ठीक है। युज या योग इसको बोलते हैं। योग को देखो, आपको ध्यान हो पुराने टाइम में जो मैथ्स में प्लस का सिंबल होता था उसको योग बोलते थे, ठीक है। तो योग टू ज्वाइन, टू यूनाइट, सिंबलाइजिंग द यूनिटी ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। तीनों चीज़ों की यूनिटी को क्या बोलते हैं, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, इन तीनों चीज़ों की यूनिटी को क्या बोलते हैं, योग। इट प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में ये एक हार्मनी प्रोवाइड करता है। अब बताते हैं इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, सागे पतंजलि, संत जो थे पतंजलि, पतंजलि का नाम आपने कई बार बाबा रामदेव से भी सुना होगा कि वो बहुत फेमस कौन थे जिन्होंने योगा की बुक लिखी थी, ठीक है। योग सूत्रास ऑफ पतंजलि, उनकी बुक का नाम क्या था, योग सूत्रास। बेनिफिट्स ऑफ योगा, हेल्थ मेंटल इमोशनल सब बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ योगा, ग्लोबल रिकॉग्निशन में क्या आ जाएगा कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और कब शुरू हुआ था, 21 जून 2021 से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द WHO M योगा ऐप, ठीक है। ये वाला योगा ऐप है, इसका नाम ध्यान रख लेना आप। तो ये WHO ने लॉन्च किया था। इसमें क्या था, प्रोवाइडिंग फ्री रिसोर्सेज वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ टू हेल्प पीपल प्रैक्टिस योगा ग्लोबली, कि वो मतलब फ्री में प्रैक्टिस करवाई जाती है इसके ऊपर। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को जो योगा डे मनाया जाता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंटरनेशनली, नॉट नेशनली, इंटरनेशनली। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून टू प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ग्लोबली। इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली इन 2014। 2014 में इसको अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था, बट
मनाया किस दिन जाता है? 21 जून 2021 से ये लागू हुआ था। एक्नोलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ योगा प्रैक्टिसेस इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में भी जो सिंधु घाटी और सरस्वती सिविलाइजेशन थे उनमें भी योगा के कुछ सिंबल्स उनको मिले हैं, मतलब कि भाई उस टाइम भी योगा प्रैक्टिस किया जाता था। योगा हैज़ इवोल्व्ड एंड स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है योगा। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 4। इसमें योगा के बेनिफिट्स बताए हैं, ज़्यादा कुछ याद करने का है ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसमें क्या है? हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया जो कि मोदी जी का नारा है, इनक्रेडिबल इंडिया हमारा भारत। इसमें क्या है? कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखो हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, भारत क्या है? लैंड ऑफ विजडम एंड ब्रेवरी। जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ भारत के बारे में बताया गया, क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसमें खूब, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स, ग्रीन फॉरेस्ट हैं जिनमें अलग अलग तरह के बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, विच एड द ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट आता है कल्चरल रिचनेस। कल्चरल रिचनेस कैसे? कि ट्रेडिशंस, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स अलग अलग, ठीक है। उनके कल्चरल बेनिफिट्स क्या हैं? कि जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी आर्ट का यूज़ करते हैं जो पूरे इंडिया में फेमस है फिर, ठीक है, अलग अलग जगह की। नेक्स्ट आता है द डाइवर्सिटी इन द कंट्रीज कल्चर इज़ व्हाट मेक्स इट स्पेशल, अट्रैक्टिंग, एडमायरिंग फ्रॉम पीपल वर्ल्ड वाइड। डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग धर्म, अलग अलग ये जाति, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें, और उसमें भी एकता, तो ये शो करता है इंडिया। की मैसेज क्या है? ऑल सिटीजन्स ऑफ भारत, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोस्पेरिटी। नेशंस की प्रोस्पेरिटी के लिए हार्ड वर्क करें और इंडिया को कंट्रीब्यूट करें, यही है मैसेज। मेंटेनिंग एंड सेलिब्रेटिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ क्रूशियल। विभिन्नता में एकता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी कंटिन्यूड रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन ऑफ भारत ऑन द ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल स्टेज पे भारत का नाम रोशन करना, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इसके अंडर आता है। इसमें क्या चलाया गया? दिस प्रोग्राम प्रमोट्स द आइडिया दैट डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया ऑल पीपल आर यूनाइटेड एज वन नेशन। एक वही मैंने आपको बताया कि विभिन्नता में एकता, ठीक है। इट एनहांस इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड कल्चर्स, फोस्टिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल बॉन्ड्स लोगों के बीच में, ठीक है। द प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी बाय प्रमोटिंग अ शेयर्ड आइडेंटिटी, शेयर्ड आइडेंटिटी, नेशनल यूनिटी, लर्निंग फ्रॉम वन अदर्स बेस्ट प्रैक्टिस। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की कुछ 2-3 आर्ट बताई गई हैं जो फेमस हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। देखो एपन, एपन कहाँ की है? उत्तराखंड की। एपन कहाँ की है? उत्तराखंड में। इसमें क्या होता है कि सफ़ेद चावल के आटे से बनाया जाता है, ब्रिक रेड वॉल्स के ऊपर डेकोरेट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली क्रिएटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड फैमिली फंक्शंस बाय वुमेन इन द हाउस होल्ड। आपको याद होगा हरियाणा में एक वो मनाया जाता है, मुझे नहीं पता अदर स्टेट्स में मनाया जाता है या नहीं, एक वो आती है 21 को आती है आई थिंक, गैस जिसको बोलते हैं, गैस एकादशी, ठीक है। गैस तो बिल्कुल ठेठ भाषा में बोलते हैं। एक आता है एकादशी होता है। उस दिन क्या होता था अपने पुराने टाइम में, मतलब मैंने अपने बचपन में देखा है कि गांव में क्या करते थे, जो उनके चूल्हे वगैरह होते थे ना, उनके ऊपर चावल का पानी भिगो के, और जो वो वाइट हो जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा पीस के चावल के पानी से निशान बनाते थे, ऐसे कुछ कुछ ऐसे, मतलब गोल गोल सा, जैसे कॉटन से लगा दिया, फिर वो नीचे पानी नीचे आ जाता था तो वो पूरा वाइट हो जाता था। तो इस तरीके से डेकोरेट करते थे। तो ये उसी टाइप की चीज़ है, ठीक है, एपन। नेक्स्ट आता है ढोकरा। ढोकरा है उड़ीसा की। इसमें क्या होता है कि मेटल से कुछ कुछ फिगर्स बनाए जाते हैं। 4000 साल पुरानी ओल्ड मेटल क्राफ्ट वेयर फिंगर्स आर मेड फ्रॉम क्ले। फिगर्स, जहाँ पे फिगर्स मतलब कि पोस्चर बनाए जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं, बॉडी, ह्यूमन बॉडी, स्टैचू, इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं, किससे? क्ले और वैक्स से। द वैक्स मेल्ट्स आउट ऑफ द मोल्ड व्हेन हीटेड एंड लिक्विड मेल्ट्स ब्रास इज पोर्ड इन फॉर्मिंग ब्यूटीफुल मेटल स्कल्पचर्स, ठीक है। तो ये है भाई कैसे क्ले और वैक्स से बनाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कोकोनट शेल क्राफ्ट। कोकोनट कहाँ पे होते हैं? केरला में। कोकोनट शेल क्राफ्ट यानी कि जो हमारा नारियल होता है उसकी एक स्किन तो होती है, ऊपर जो छिलक होता है उसका, मतलब
बहुत ही ज़्यादा वो मतलब ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको उतारने के बाद एक बहुत ही हार्ड शेल आती है, ठीक है, उसको साफ करके उससे बर्तन बनाना। द क्राफ्ट इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, पॉलिशिंग कोकोनट शेल्स टू क्रिएट हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कि बाउल्स, ज्वेलरी। तो बाउल्स बनाए जाते हैं मोस्टली, इको फ्रेंडली भी हैं, बायोडिग्रेडेबल। ये देखो इनकी पिक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है कोंडापल्ली टॉयज़। कोंडापल्ली टॉयज़ ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। ये हैं वुडन टॉयज़, ठीक है, बस यही याद रख लेना। वुडन टॉयज़, उनके ऊपर अच्छे से कलर करते हैं, सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग स्टोरीज़ की तरह बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक औरत जो है, एक आदमी पानी भर रहा है कुएँ से, कोई ये गाय को ले रखा है, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कि अलग अलग स्टेट की, इन इंडिया, इन भारत हैज़ इट्स ओन यूनिक आर्ट फॉर्म। हर स्टेट की अलग अलग अपनी आर्ट फॉर्म है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द रिच कल्चर, जो रिफ्लेक्ट करती है कि रिच है कल्चर इसका, इंडिया का, एंड ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन, और रीजन के ट्रेडिशंस। दीज आर्ट फॉर्म्स आर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। ये क्या होता है, यहाँ के मतलब जो फोक लोग होते हैं, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, वो इन कलाओं में माहिर होते हैं, और ये जो कला है ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, ठीक है। अगली है पोएम हमारी द काइट्स। द काइट्स पोएम है। इसके जो पोएट हैं, देखो आई थिंक लास्ट वाली के भी पोएट नहीं थे, तो जिस जिसके पोएट हैं बस उसका देख लेना, बाकी जिसमें नहीं करवा रही हूँ तो उसका मतलब है कि उसका पोएट नहीं है। द काइट्स, इसमें क्या है, काइट के बारे में बताया गया है। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई। देखो कि जो पेड़ है ना, पेड़ सॉरी, जो काइट है वो हवा में उड़ रहा है। लाइक कलर्ड बर्ड्स, जैसे कि कोई कलर्ड बर्ड हो। इन द विंड विप्ड स्काई, और जो क्या है, हवा में फड़फड़ा रहा है, मतलब, और हवा में वो जो हवा चल रही है वो आसमान में फड़फड़ा रहा है। आई विश आई वर स्मॉल, मेरी क्या इच्छा है कि मैं स्मॉल होती, एंड लाइट एज एयर, और हवा के जितनी हल्की होती या होता। आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर, मैं इतनी छोटी और इतनी हल्की होती कि मैं एक काइट के ऊपर बैठ जाती और फिर सेल करती, यानी कि उस पर घूमती आसमान में। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, और क्या होते मेरे पेपर विंग्स, यानी कि कागज़ के मेरे विंग्स होते, मतलब मेरे फर होते। एंड हियर द सॉन्ग, और मैं सुनती गाना। तो पेपर के पंख कैसे होते हैं, मतलब काइट में क्या होता है, पेपर का ही तो बना होता है, पॉलीथीन का बना होता है, थोड़ा थोड़ा सा अलग ही टाइप का होता है कुछ, ठीक है। दैट फन इज़ वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क, और वो कितना मज़ा आता है उसमें कि मैं पार्क के ऊपर से देख पाती, है ना। एंड रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और लोगों के घरों को, टाउन के घरों को ऊपर से देख पाती। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, जो नीचे खड़े लोग हैं वो खड़े होते और मेरे को देख रहे होते। स्टेयर यानी कि घूरना। एंड विश दे वर मी, और वो उनकी क्या इच्छा होती तब मेरे को देख के कि वो भी मेरी जगह होते। हाई हाई इन द एयर, हवा में ऊपर और ऊपर। इसके जो पोएट हैं इसका नाम है डेफनी लिस्टर। डेफनी लिस्टर। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट सी। इस जो लास्ट यूनिट है इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये करो। ईला सचानी। ईला सचानी कौन है? एक एम्ब्रॉयडरी करती हैं औरत, ठीक है। करती कैसे हैं? पैरों से, क्योंकि उनके हाथ जो हैं वो काम नहीं करते बचपन से ही। ईला सचानी कहाँ पैदा हुई? गुजरात में। टैलेंटेड वुमेन फ्रॉम गुजरात क्रिएट्स ब्यूटीफुल। काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी करती हैं, लेकिन करती कैसे हैं? पैरों से, यही यूनिक चीज़ है। हर वर्क्स इंक्लूड, उनके काम कैसे है, मतलब किस चीज़ के ऊपर वो कढ़ाई करती हैं, वो है कुशन, बेड कवर्स एंड पिलोज़, और अलग अलग तरीके के वो डिज़ाइन बनाती हैं। अर्ली लाइफ एंड चैलेंजेस। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, वो पैदा हुई थी, मतलब उनके स्टार्टिंग के डेज़ की बात कर लिए। वो पैदा हुई थी अमरेली गुजरात में इनटू अ फार्मर फैमिली। शी वाज बोर्न विद अ फिजिकल चैलेंज। फिजिकल चैलेंज क्या था? शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड्स लाइक अदर चिल्ड्रंस, और बच्चों की तरह वो अपने हैंड्स यूज़ नहीं कर पाती थी। वाइल द अदर प्लेड एंड ड्रू, ईला वंडर्ड वाई शी कुड नॉट जॉइन दैम। जब और बच्चे खेलते थे उसकी उम्र में तो उसको ये होता था कि मैं क्यों नहीं उनकी तरह खेल पा रही हूँ। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। फैमिली से क्या सपोर्ट मिला इसको? ईलाज मदर और जो ग्रैंड मदर थी स्किल्ड इन काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में स्किल्ड थी, तो उन्होंने अपने गुड़िया को भी, मतलब अपनी बेटी को, ईला को वही सिखाया। टोट हर टू क्रिएट पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। वो तो हाथ से करती थी, लेकिन उनकी बच्ची क्या हाथ यूज़ नहीं कर पाती थी, तो इसलिए उन्होंने पैरों से सिखाया। स्टार्टिंग में उसको बहुत दिक्कत आई, क्योंकि हाई डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, बट विद डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस शी लर्न टू डू मैनी टास्क इंक्लूडिंग ईटिंग एंड कॉम्बिंग हर हेयर यूजिंग हर लेग्स। तो लेग्स
को कैसे यूज़ करना है उसके डेली रूटीन के काम में ये वो सीख गई। मास्टरिंग द आर्ट, ईला वर्कड हार्ड टू मास्टर थ्रेडिंग अ नीडल एंड एम्ब्रॉयडरी। तो ईला ने सीख लिया धीरे धीरे कि मास्टरी कर ली, मतलब हासिल उसमें कि कैसे नीडल को पकड़ना है और एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है। शी लर्न डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जैसे कि कच्ची, कश्मीरी एंड लखनवी, ये तीनों स्टाइल उसने सीख ली। और दूसरी कौन सी थी, काठियावाड़ी। हर फैमिली एंड फ्रेंड्स वर अमेज्ड, तो अमेज्ड तो होना ही है, पैरों से एम्ब्रॉयडरी करना लोगों से हाथों से नहीं होती, उसने पैरों से कर दी तो अमेज्ड तो होना ही है। तो उसको मिली रिकग्निशन और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिली, तो द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत, सूरत में जो गवर्नमेंट ऑफिस है, हर्ड अबाउट ईला स्टोरी के बारे में उसको पता लगा एंड डिस्प्लेड हर वर्क इन स्टेट एग्जीबिशन में, उसकी जो मतलब शॉप एक तरीके से आप बोल सकते हो वहाँ पे लगाई। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया उसकी लाइफ में कि उसने बहुत फेम जो है गेन किया। आगे उसके जो बहुत सारे जो क्रिएशंस थी वो सोल्ड आउट हो गई और आगे इसके बाद भी वो रुकी नहीं, फिर मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन लगते गए, वो नेशनल लेवल पे पहुंच गई एंड रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, जिनमें से कि प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसने जीता। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस थ्रू आर्ट, आर्ट के थ्रू उसको ना सिर्फ स्किल मिली बल्कि उसने इनकम भी जनरेट की और उसको खुशी मिली, ठीक है, अपना काम करके। शी शोड दैट विद फोकस, हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड चैलेंजेस जो हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है और उनको बदला जा सकता है जीत में, विक्ट्रीज में। पावर ऑफ आर्ट के बारे में बताया गया इस लेसन में। ईलाज एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट डेमोन्स्ट्रेट दैट आर्ट कैन राइज अबव फिजिकल लिमिटेशन एंड टच पीपल्स हार्ट। तो क्या जो आर्ट है वो सिर्फ एक मतलब फिजिकल लिमिटेशन ना होके जो उसको भी चेंज कर देती है, किसमें, लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं हम बाय आर्ट। तो ये था हमारा लेसन। नेक्स्ट आता है इसमें लेसन, मतलब पार्ट नंबर 4, लेसन नंबर है इसमें नेशनल वार मेमोरियल। ये आपका जो दूसरी जो पुरानी बुक्स थी उसमें भी था, ठीक है, आई थिंक ये 7th में भी है। और तो इसमें क्या है, दिल्ली में बना है ये, न्यू दिल्ली में वार मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या है वो बताया गया। इसमें क्या है, नेशनल वॉर मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 2019 को इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए, जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनके मतलब ऑनर के लिए कि उन्होंने कैसे बलिदान दिए अपने देश के लिए। इसमें आगे दिया गया इसका डिस्क्रिप्शन देखो। मेमोरियल इज ट्रिब्यूट टू द ब्रेवरी, करेज, सेक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स। जो इसमें ईंटें लगी गई है ना उस पर हर सोल्जर का नाम है और 26,000 ऐसा कुछ है, 26,000 ईंटें लगी हैं, उन पे हर ईंट पे एक सोल्जर के लिए वो मतलब लगाई गई है, ऐसा है। इट हैज़ नेम्स ऑफ सोल्जर्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स विद ईच नेम रिप्रेजेंटिंग अ स्टोरी ऑफ हीरोइज्म। लोगों के मतलब सोल्जर्स के नेम है। देयर इज़ एन एटर्नल फ्रेम, और सेंटर में क्या है, एक एटर्नल फ्रेम जो मतलब जो कभी भी नहीं बुझती, ऐसा दिया है। सिंबलाइजेज द रिमेम्बरेंस ऑफ द सोल्जर्स करेज एंड सेक्रीफाइस, जो कि क्या शो करता है, सोल्जर्स के करेज और सेक्रीफाइस को। पोएटिक ट्रिब्यूट क्या है, द पोएम dedicated to the National War Memorial highlights the respect and pride with which it stands। लोगों मतलब सोल्जर्स की जो सोल्जर्स के लिए जो गाई जाती है पोएम वो हाईलाइट की गई है। अमर ज्वलन ज्योति, इसी को बोलते हैं एटर्नल फ्रेम, ठीक है, फ्लेम, एटर्नल फ्लेम, अमर ज्वलन ज्योति। द मेमोरियल ऑल्सो इंक्लूड्स द अमर ज्वलन ज्योति, अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द सर्विसेज ऑफ द नेशन। नेशन के लिए जिन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और अपनी जान का बलिदान दिया, तो उनके लिए है ये। पर्पस एंड सिग्निफिकेंस क्या है इस लेसन का, द नेशनल वार मेमोरियल सर्व्स एज अ constant reminder of the sacrifices made by the soldiers to protect भारत, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किया उनको कंटिन्यू हम रिमाइंड में रहें, वो हमारे माइंड में रहें, इसीलिए। इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ प्राइड, रिस्पेक्ट एंड रिमेम्बरेंस अमंग द सिटीजन्स फॉर द सोल्जर्स हु फॉट फॉर द नेशन, ताकि भारत में रह रहे लोगों को ये मतलब याद रहे, हर समय याद रहे कि हाँ वो किस वजह से सेफ बैठे हैं इस भारत के अंदर, कितने लोगों ने बलिदान किए हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो आज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।